हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज इंटरमीडिएट ग्रामर सिलेबस का जो 7 काइंड्स ऑफ फिगर स्पीच, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक जेनरा जो भी कहें, उस पर बेस्ड आज फिगर स्पीच नंबर 3 हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सिमली मेटाफर पढ़ चुके हैं। आज तीसरी क्लास है और फिगर स्पीच जो पोएटिक डिवाइस आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, इसके बारे में उसका नाम है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं संबोधन अलंकार। इसकी पहचान का आइडेंटिटी करने का सबसे आसान तरीका है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस के बीच में कहीं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे संबोधन का निशान कहते हैं, मस्ट बी गिवन। सो इफ यू आर फ्री and eager to learn with me on One Mishra English classes, so let's join us without any delay. Start the class, guys. So first step of this session, we enjoy that we start with the definition. Apostrophe पोएटिक डिवाइस की जो डेफिनेशन दी गई इस प्रकार है, एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस को हम यहाँ फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं और पोएटिक जेनरा भी कहते हैं। पोएटिक डिवाइस इन विच अ डेड पर्सन और पर्सोनिफाइड आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आल्सो गिवन। तो एपॉस्ट्रॉफी वह पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें मृत व्यक्ति, डेड पर्सन, पर्सोनिफाइड आइडियाज, व्यक्तिगत विचार और ऑब्जेक्ट्स में तत्वों को संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाता है। उसे हम एपॉस्ट्रॉफी अर्थात संबोधन अलंकार कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा, तो समझ लो। बल्कि ये पर्सोनिफिकेशन का ही एक हूबहू नकल होता है, लेकिन अगर एपॉस्ट्रॉफी दिया गया है तो एपॉस्ट्रॉफी ही होगा। अब इसके एग्जांपल पर हम जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल लिखा फ्रेंटी हाई नेम इज वुमेन। यहाँ कॉमा दिया होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन। अगर यहाँ एक्सक्लेमेशन दिया होगा तो वहां फुल स्टॉप। कहता है फ्रेंटी का अर्थ है बेवफा, बेवफा। तो विलियम, फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है हैमलेट। हैमलेट में टाइटल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट ही। उसकी मदर जो अपने हस्बैंड को स्लैटर कराने के बाद अपने कजिन से, कहने मतलब देवर से, उसी से मैरिज कर लेती हैं। और जब उसके बच्चे को अर्थात हैमलेट को पता लगता है तो अपनी मदर के लिए ये वर्ड, ये सेंटेंस यूज करता है। कहता है फ्रेंटी थाई नेम इज वुमेन। कहता है बेवफा या धोखा जो भी समझे, तेरा नाम ही महिला है, औरत, तेरा नाम ही बेवफा है, या बेवफा, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है, महिला है। इस तरीके से संबोधित करता है। अर्थात पूरी महिला जात को संबोधित करते हुए कहा है उसने, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान लेगा अपनी मदर के लिए, यह महिला, ऐ स्त्री, तेरा नाम ही बेवफा है या तेरा नाम ही बेवफाई है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंटी थाई नेम इज वुमेन। दूसरा एग्जांपल दिया गया है फ्रेंड आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग। कहता है दोस्त, इसके बाद समझ आई नो वन थिंग, मैं एक बार जानता हूं, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। और कुछ भी अगर सीखना है तो हमें इस बात का याद रखना चाहिए, अगर हम कुछ पढ़ना चाहते, देखना चाहते, उसके लिए हमें दिस फंडामेंटल मस्ट बी अप्लाइड इन आवर लाइफ इफ वी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ ऑन एंड ऑन
then this rule is must be applied in our life as a student to get higher and higher success in our life. But we must this occasion, this thing on and on. इसमें लिखा और दूसरे में लिखा है हम माय फॉलोअर्स। हाँ, इसमें लिखा है फ्रेंड आई नो वन थिंग आई नो थिंग। कोई कहता है या कोई अच्छा व्यक्ति जो होता है इसको आके मुझे कहता है दोस्त मैं केवल एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और जो ये व्यक्ति जीवन में अपनाएगा वही सफल होगा। और इसको ये घमंड हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूं, वहीं से व्यक्ति का डाइंड हो गया। तो कभी भी जीवन में ये बात कभी नहीं आई, चाहे कितना किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाओ, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए शॉपकीपर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए रिच मैन, बट वन थिंग इज ऑलवेज अप्लाई इन योर लाइफ, इन एवरी मैन्स लाइफ, दैट आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये क्वेट अप्लाई करता है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, वो हमेशा सफल होता चला। और जिस दिन उसको लगता है कि मेरे समान कोई नहीं, मेरे समान धूर्त कोई नहीं, चाटकार कोई नहीं, होशियार कोई नहीं, अमीर कोई नहीं है, मेरे इतना बड़ा कवि कोई नहीं, मेरे इतना बड़ा किसी विषय को लेकर कोई टीचर नहीं, उसी दिन से व्यक्ति का मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा, पतन शुरू हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है ओ डेथ वेज थाई स्टे। कोई व्यक्ति बहुत आहत है, काफी लोगों की मृत्यु के बाद, मैसकेयर है, बिग मैसकेयर के बाद, जैसे कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक के समय बहुत बड़ा मैसकेयर हुआ था। मैसकेयर का मतलब होता है नरसंहार, बहुत लोग मारे गए, और जिन लोगों को कोई दोष नहीं था वो भी मारे गए। उस समय सम्राट अशोक का मन उन सब लोगों को, उसने कलिंग युद्ध जीत लिया, लेकिन इतने लोग लाखों करोड़ों मरे पड़े थे जिनका कोई दोष नहीं था। उनको देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में विचार आई, ये विचार आया उसके दिमाग में कि ओ डेथ, अरे मृत्यु, वेयर इज थाई स्टिंग, तेरी डंक कहाँ? स्टिंग मींस डंक, जैसे बिच्छू का डंक होता है, मार देता है, दिखाई, लेकिन मृत्यु का डंक किसी को दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होकर डीप डिस्ट्रेस में जाकर पूछ रहा है कि ऐ मृत्यु, ओ डेथ, वेयर इज थाई स्टिंग, दिखाओ मुझे भी, कहाँ तेरी स्टिंग है, कहाँ तेरी डंक है जो तू मार देती, और व्यक्ति आ भी नहीं कर पाता। तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी का निशान दिया गया और संबोधित मृत्यु को सीधा एड्रेस किया जा रहा है। पहले वाले फ्रैंटी, बेवफा महिला को एड्रेस किया जा रहा है, दूसरे फ्रेंड को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, तीसरे में डेथ को संबोधित किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई फ्लाई। ये हैमलेट, एच हेनरी का एक पॉइंट है, उनका हैमलेट नाम की एक पोयम है। हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है विलेज, छोटे गांव को हैमलेट कहते हैं, और विलेज की सेम मीनिंग है। उसमें जो कवि हैं हैमलेट के, शायद पीबी शैली, जॉन कीट्स में कोई एक है, क्योंकि इनकी उम्र, इन लोगों की डेथ करीब 25 ईयर्स के आसपास हुई, बहुत ही कम उम्र में। ये अपने आप अपने नाम को इस जीवन में अमर कर गए, ऐसे राइटिंग से, ऐसे लेखों से, ऐसी पोयम से। उसी में वो कहते हैं ओ वर्ड, में पता चल जाता है कि मैं ज्यादा इस दुनिया में ज्यादा दिन का मैं मेहमान नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इस संसार से व्यथित होकर वो कहते हैं ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई, मैं आज जीवन के ऐसे स्टेप पर पहुंच गया है जो मेरे जीवन का अंतिम कदम हो सकता है। व्यथित है, दुखी है। इस क्वेट इज आल्सो वेयर आई रिमेंबर दिस इज फेमस राइटर पीवी शैली, पर्सी बैसी शैली, पोयम। 5th नंबर दिया है, तो इसमें वर्ड को एड्रेस किया गया, लाइफ को और टाइम को, 3 चीजों को एड्रेस किया गया। और अपॉस्ट्रोफी क्या करता है? एड्रेस करता है डेड पर्सन को, पर्सोनिफाइड आइडियाज का ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है। लास्ट एग्जांपल दिया है, ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर थाई चार्म्स, अय एकांत, तेरा आकर्षण कहाँ है? वेयर इज थाई चार्म,
मैं ढूंढता हूं। जो व्यक्ति एकांत में रहता है, लोनली रहने का रेक्लूज जीवन जीता है, वो पूछता है कि जितना मैं एकांत व्यक्ति, और जिस व्यक्ति ने एकांत में रहना सीख लिया, लोन लाइफ सीख लिया, जो व्यक्ति रेक्लूज हो गया, सन्यासी बन गया, उसने समझ में पूरी दुनिया को पहचान लिया। और जो व्यक्ति भीड़ में जीवन जी रहा है, भले उसके लाखों, पचासों, हजारों मित्र हो, मित्र मंडली हो, और दिस इज द फैक्ट इन दिस कलयुगा, ए मैन, जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा दोस्त होंगे, जितनी बड़ी मित्र मंडली होगी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धूर्त होता है, वो जिसको कहते हैं कनिंग। क्योंकि दैट मैन नो वन थिंग, दैट ही हैज नो फ्रेंड। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, धूर्त व्यक्ति, कि जिसके बहुत दोस्त होते हैं, असल में वो किसी का दोस्त ही नहीं होता है। अपने मतलब के लिए जितनी देर तुमसे काम से यूज करता है और इसका रिजेक्ट करता है। इस प्रकार से तो एक मतलबी व्यक्ति, एक स्वार्थी व्यक्ति, एक कनिंग व्यक्ति, एक धूर्त व्यक्ति, इन दिस genre, in this yuga, which is called Kalyug. This age is called Kalyug because in this age every man, प्रत्येक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने जो चेहरा लेकर आता है, वो वास्तव में उस व्यक्ति का वो चेहरा नहीं। मोस्टली द पर्सन हु स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस वेरी स्माइली, वेरी पोलाइटली, वेरी आर्टिफिशियली, वेरी कनिंगली, बड़े मीठी आवाज बोलता है, तुम्हारी गाली भी सुन लेता है, तुम अगर जूता मार दो वो सहन कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति से एक बार सामने गोली मार दे व्यक्ति, तुम्हें लड़ने के लिए, तुम्हें गाली देगी, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो तुम्हारे सामने मीठा बोल रहा है, ऑलरेडी एवरीवन नोज दैट मीठा क्या करता है, इंक्रीज डायबिटीज। मीठा ज्यादा बोलने से डायबिटीज का खतरा रहता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मीठा ज्यादा बोल रहा है, यानी हमने उसके लिए इतना कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो मीठा बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति सावधान रहना। इसलिए